तो राधे राधे दोस्तों, आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मानवा। और इसके पहले जो मानवा आती थी दी परफेक्ट बीइंग, उसको मैं ड्रॉप करने वाला हूँ क्योंकि उस पर व्यूज़ नहीं आते थे। तो चलो मैं इस मानवा के बारे में थोड़ा सा विदाउट स्पॉइलर इंट्रो दे देता हूँ। तो ये बंदा जो कि हमारा मेन कैरेक्टर होने वाला है, इसका नाम फॉलिन पेरेग्रिन है, जो कि एक यंग लड़का है जो कि हाउस पेरेग्रिन से आता है। हाउस पेरेग्रिन एम्पायर की सबसे बड़ी और एक प्रेस्टिजियस फैमिली में से एक है। और प्रणाल पेरेग्रिन इंपीरियल एकेडमी में भी एक टॉप का स्टूडेंट है। लोग उसे उसकी पैसों के लिए दीवानगी की वजह से जानते हैं। पैसों के लिए काफ़ी ज़्यादा ग्रीडी है, यहाँ तक कि इसे हर जगह पे पैसे ही दिखते हैं और हर चीज़ की वैल्यू वो पैसे से करता है। और जो बंदा उसके लिए प्रॉफिट नहीं ला सकता वो उसकी कदर भी नहीं करता। लोग इसकी पैसों की ग्रेडीनेस की वजह से इसे दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन इसके साथ एक अजीब हादसा हो जाता है जिसकी वजह से फरनान की लाइफ चेंज हो जाती है। तो आखिर फरनान की लाइफ किस तरह से चेंज होती है जानेंगे हम इस वीडियो में। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। करते हैं वीडियो को स्टार्ट, वो भी एक छोटी सी इंट्रो के साथ। सो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और कोनिचिवा। इट्स मी एलेक्स नारोमी। मैं स्वागत करता हूँ मेरे एनिमे फैंस का, वो भी मेरे अदाइस व्लॉग चैनल पर। करते हैं वीडियो का आरंभ, वो भी विदाउट वेस्ट टाइम। वीडियो के स्टार्ट में फरनान अपने दिन को रोज की तरह बिता रहा था, एक मर्चेंट गिल्ड से रिपोर्ट लेते हुए, जो कि इसकी हाउस होल्ड ही ऑन करती है। ये दिन उसके लिए एक ऑर्डिनरी सा दिन था। नेक्स्ट सीन में फरनान अपने बटलर के साथ गार्डन में दिखा जाता है, वो भी टहलते हुए। वो अपने बिजनेस से रिलेटेड बातें कर रहे थे। इतने में फरनान की नज़र आसमान की तरफ जाती है, जो कि पूरी तरह से साफ था, लेकिन अचानक से उसके ऊपर कहीं से थंडर स्ट्राइक हो जाती है। फरनान की कॉन्शसनेस शॉक की वजह से फेड हो रही थी। एक स्टन सोल अचानक से उसकी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करने लगा। फरनान की नज़र जब उस सोल पर जाती है तो पूछता है आखिर ये क्या है, और वो सोल से पूछता है आखिर तुम कौन हो। वो सोल बोलता है मैं तुम्हारी बॉडी को पोजेस करना चाहता हूँ। फरनान शॉक में बोलता है पोजेस, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। इतने में ही वो सोल उसके सर पर हाथ रखती है। ऐसा नहीं था कि वो सोल फरनान की बातों को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन अचानक से फरनान को रियलाइज़ होता है कि वो सोल उसकी बॉडी को पोजेस करने की कोशिश कर रही है। ये जानने के बाद फरनान अपनी माना से उस सोल पर अटैक कर देता है, जिससे उस सोल को काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है और वो सोल काफ़ी इजीली डिफीट हो जाती है। लेकिन इस प्रोसेस में उस सोल के कुछ पार्ट फरनान की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और अचानक से उसके हेड में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है और उसे कुछ मेमोरीज भी दिखने लगती हैं जो कि उस सोल की थी, जिसकी वजह से फरनान को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। उसका बटलर फरनान को संभालते हुए उससे पूछता है यंग मास्टर, क्या आप ठीक हैं। अब हम फरनान की आंखों को देखते हैं जो कि पूरी तरह से रेड हो चुकी थी और उसकी आंखों में कुछ टेस्ट दिखने लगते हैं। तभी फरनान को एक प्रोफेसी पता चलती है कि ये वर्ल्ड जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। उस प्रोफेसी से ऐसे फ्यूचर के बारे में पता चलता है जो कि मौत से भी बदतर थी। उसमें फरनान को पता चलता है कि वो जल्दी मरने वाला है। फरनान मन में बोलता है क्या मैं मर चुका था, मैं अपने सारे पैसे खो चुका था, आखिर ये किस तरीके का मजाक है। अब हम फरनान के फेस को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। उस दिन के बाद फरनान ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की उस सोल के बारे में जानने के लिए। अब हम फरनान को इंपीरियल एकेडमी में लेक्चर लेते हुए देखते हैं, जो कि सोच रहा था आखिर वो सोल मेरी बॉडी को पोजेस क्यों करना चाहती थी और आखिर क्यों मुझे उस सोल की मेमोरीज मिली। इस बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद भी फरनान को कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन एक बात तो थी, वो प्रोफेसी 100% सच थी अभी तक, क्योंकि उसने उस प्रोफेसी को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ किया। लेकिन इससे वो इतना भी खुश नहीं हुआ क्योंकि वो प्रोफेसी पूरी तरह से सच थी। इसका मतलब फरनान फ्यूचर में मरने वाला है और साथ ही ये दुनिया भी ख़त्म होने वाली है। उस प्रोफेसी की सच होने की वजह से उसकी रिस्पेक्ट भी ख़त्म होने वाली है और इसलिए उसे ये मेक श्योर करना होगा कि प्रोफेसी वास्तव में सच हो।
अब हम फरनान को देखते हैं जो कि रोज़ की तरह अपने दिन को बिता रहा था। उसका बटलर पूछता है, आपका दिन एकेडमी में कैसा बीता और क्या आप कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे? फरनान उसको हाँ में जवाब देता है। नेक्स्ट सीन में हम फरनान को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखते हैं। इतने में ही उसका बटलर उससे पूछता है, यंग मास्टर क्या आजकल आपकी तबीयत ख़राब चल रही है? फरनान उससे बोलता है, नहीं तो आखिर तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? फरनान का बटलर बोलता है, लगभग आधे साल से आप मुझे काफ़ी ज़्यादा चिंतित लग रहे हैं। फरनान बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? और ऐसा तुम्हें क्यों लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहता हूँ? फरनान का बटलर बोलता है, क्योंकि आप कभी कभी अपनी कॉन्शियसनेस को खो देते थे और एक ही जगह पे स्टक हो जाते थे। अब हम फरनान को देखते हैं जो कि एकदम होश में नहीं था और उसका बटलर काफ़ी ज़्यादा शॉक लग रहा था। फरनान का बटलर आगे बोलता है, और कभी कभी आप काफ़ी ख़राब फैसले लेना भी शुरू कर दिए, भले ही आप पहले उन चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते थे। उसका बटलर आगे पूछता है, क्या आप पूरी तरह से श्योर हैं कि आपके ऊपर उस दिन जो थंडर स्ट्राइक हुई थी उससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है? अब फरनान बटलर से बोलता है, लेकिन उस थंडर स्ट्राइक ने मेरी फ्यूचर को ब्राइट कर दिया है। वो बटलर बोलता है, आखिर आपका मतलब क्या है? अब फरनान मन में आगे सोच रहा होता है, क्या एनिट एयरमैन भी एकेडमी को ज्वाइन करने वाला है? अब हम फरनान को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से दौड़ते हुए बोलता है, मैं साउथ की तरफ जा रहा हूँ। अब हम उस बटलर को देखते हैं जो कि पूछते हुए बोलता है, आखिर आपकी कॉफ़ी के बारे में क्या? अब हमें उस इम्पीरियल एकेडमी के बारे में बताया जाता है जो कि पर्दियन आइसलैंड पर है, और उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो मैजिक से बना हुआ है, और उस आइसलैंड का साउथर्न पार्ट वो एक वेटलैंड है। अब हम फरनान को देखते हैं जो कि घोड़े पे सवार होकर कहीं पे जा रहा था और वो मन में सोच रहा था, क्या मैं इन प्रोफेसीज पर भरोसा कर सकता हूँ या नहीं। उन प्रोफेसीज के बीच 3 ऐसी प्रोफेसीज थीं जिनकी वजह से फरनान काफ़ी ज़्यादा चिंतित था। जो कि पहली प्रोफेसी थी कि फरनान फेलनबर्ग अपनी फैमिली से निकाल दिया गया है, और दूसरी प्रोफेसी थी कि फेलनबर्ग फैमिली पूरी तरीके से ब्रोक हो चुकी है, और तीसरी प्रोफेसी थी कि फरनान फेलनबर्ग अब होमलेस भी हो चुका है, जिसके बारे में सोचकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब हमें मेन 3 प्रोफेसीज के बारे में बताया जाता है जो कि पहली थी कि फरनान फेलनबर्ग होमलेस हो चुका है, और दूसरी प्रोफेसी ये थी कि 72 डीमंस जिनको डीमन किंग कोलमो ने समन किया था वो भी 1000 साल पहले वो फिर से जाग चुके हैं। और जो थर्ड प्रोफेसी थी उसमें आंट आर्मन डीमन से इस वर्ल्ड को सेव करता है। आंट आर्मन के बारे में हर कोई जानता है एम्पायर में, आखिर वो कौन है? आंट आर्मन डिसेंडेंट है द फाउंडिंग एम्पायर कार्लोस आर्मन का, और हाउस आर्मन ने इस्टेब्लिश किया द आर्यन एम्पायर को, वो भी 5 किंगडम्स के पास। ये बात 1000 साल पहले की है, लेकिन अब उसकी फैमिली अपने पावर को खो चुकी है, और उस प्रोफेसी ने एनिट एयरमैन को एक मैनिपुलेटर की तरह बताया है। के साथ हमें एनिट एयरमैन दिखाया जाता है जो कि अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को ख़त्म करने के बाद वेस्टर्न लैंड की तरफ बढ़ चुका था, वो भी बिना अपने घर गए। उसकी एकेडमी ज्वाइन करने का रीज़न हमें ये बताया जाता है कि वो एक मैप की तलाश में था जिसे फाउंडिंग एम्पायर ने अपने पीछे छोड़ा हुआ है। उसके ये करने का रीज़न हमें ये बताया जाता है कि जब से वो एकेडमी को ज्वाइन किया है तब से इसके साथ काफ़ी कुछ घटित हुआ है। अब हम फरनान को देखते हैं जो कि अपने घोड़े पे बैठ के काफ़ी तेज़ी से जा रहा था। वो बोलता है, और ये सब मेरे दिमाग में एक नोवेल की तरह लिखा हुआ है। वो आगे बोलता है, मुझे बस ये चेक करना है कि
प्रोफेसी में जो बताया गया है क्या वह उसी के हिसाब से काम करेगा। ये इस प्रोफेसी की सच्चाई के बारे में जानने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि इस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। वो बस उस प्रोफेसी का मेन कैरेक्टर नहीं है, वो कोई ऐसा है जो कि मेरे डरावने भविष्य से रिलेट करता है। इसी के साथ हमें एनेट एरमन देखा जाता है जो कि फरनान से बोल रहा होता है, ये लो तुम अपना एग्ज़ाम पेपर। आई थिंक ये फरनान का टीचर है। अब फरनान बोलता है, सबसे बुरी बात यह है वो मुझे नहीं पता कि वो मुझसे हेट क्यों करता है और मैं उन सभी प्रोफेसीज को ठीक से पढ़ नहीं पा रहा जो कि मेरे आंखों के सामने दिखती हैं। इसलिए मैं फ्यूचर में होने वाले कुछ इवेंट्स की जानकारी दे सकता हूँ, उसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। और फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स की मैं पूरी तरह से जानकारी नहीं ले सकता कि आखिर वो किस वजह से होगा और किस कारण से होगा। इस रीज़न जो मुझे पता है कि मैं डीवन के साथ काम कर रहा था, लेकिन ये कोई सेंस तो नहीं बनाता कि मैं डीमंस के साथ काम कर रहा था। आखिर मैं उनके साथ क्यों नहीं काम करूँगा। अब हम फरनान को देखते हैं जो कि अपनी मंजिल पे पहुंच चुका था। फरनान बोलता है कि एनेट एरमन वो यहीं कहीं पे होगा। अब हमें एनेट एरमन के यहाँ होने का कारण बताया जाता है। दरअसल वो एक हिडन डंजन को ढूंढ रहा है जो कि इस विटलैंड में है, और वो भी इसलिए क्योंकि फॉनिंग एम्परर ने वहाँ पे एक स्वॉर्ड को छोड़ा हुआ है, वो भी एम्परर फर्स्ट रॉयल नाइट के ईगो के साथ जिनका नाम था गार्डन एलन फर्सल थियर। अब हम फरनान को देखते हैं जो कि एनेट एरमन को ढूंढ रहा था। वो मन में बोलता है अगर प्रोफेसी करेक्ट है तो वो इस वर्ल्ड को बचाने के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट है, और अगर उस प्रोफेसी में इसका एक इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता तो मैं इसको अभी ख़त्म कर देता। अब हम फरनान को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। वो आगे बोलता है, आखिर उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई मुझे गरीब बनाने की। आई थिंक फ्यूचर में एनेट एरमन की वजह से फरनान को उसकी फैमिली से निकाल दिया गया था। इतने में ही उसे कुछ खून की बदबू आती है। अब हम एक पेड़ को देखते हैं जिस पे काफ़ी ज़्यादा खून लगा हुआ था। फरनान मन में बोलता है, ओह मुझे याद आया कि इस टंडन के रास्ते में एक क्रोकर की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। फरनान मन में सोचता है, ये एक सेंस बनाता है कि वो फ्यूचर में एक हीरो बनने वाला है, लेकिन वो अभी काफ़ी ज़्यादा यंग है। मैं ये पूरी तरह से मानता हूँ कि प्रेडेटर वो भी एक क्रोकर की तरह वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा है। अब हम एक पेड़ को देखते हैं जिसके बीच से एक रास्ता जा रहा होता है, और उस रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ब्लड गिरा हुआ था जो कि शायद एनेट एरमन का था। फरनान उस ट्री के बीच के एंट्रेंस को देखकर बोलता है, क्या ये उसी डंजन का एंट्रेंस है। वो बोलता है कि अब तक जो हो रहा है वो उसी प्रोफेसी के हिसाब से हो रहा है। इतने में ही फरनान की नज़र एक बंदे पे जाती है तो वह बोलता है, क्या यही एनेट एरमन है। फरनान मन में बोलता है, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या मैं कुछ जल्दी ही आ गया। फरनान मन में बोलता है, चलो ऐसे एक्ट करते हैं कि ये एक कोइंसिडेंस है कि हम एक दूसरे से मिले। वो बोलता है, एनेट एरमन तुम एक न्यू स्टूडेंट हो, तुम यहाँ पे अलाउड नहीं हो। एनेट एरमन बोलता है, क्या तुम मुझे जानते हो। फरनान बोलता है, आखिर इस एम्पायर में कौन ऐसा है जो तुम्हें नहीं जानता। एनेट अब बोलता है, आखिर तुम हो कौन। अब फरनान अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है, मैं फरनान हूँ। एनेट एरमन काफ़ी शौक होते हुए बोलता है, क्या फरनान पेलनबर्ग। फरनान बोलता है, आखिर तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो, मैं तुमसे 1 साल बड़ा हूँ। एनेट एरमन माफ़ी मांगते हुए बोलता है, ओह मुझे माफ़ करिएगा मिस्टर फेलनबर्ग। फरनान बोलता है, तुम काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड लग रहे हो, क्या तुम एक क्रॉस से मिले हुए हो जो कि एक लिजर्डमैन की तरह दिखता है। एनेट एरमन बोलता है, वो एक क्रॉकर था जिसने मुझे घायल कर दिया। अब फरनान एनेट को एक पोशन देते हुए बोलता है, क्या एक क्रॉकर, वो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, वो एक एग्रोसर के मुताबिक तुम काफ़ी ज़्यादा अनलकी हो। एनेट उस पोशन के बारे में बताता है जो कि टॉप ग्रेड का पोशन है और वो 10 लो ग्रेड की पोशंस के बराबर है।
एनिट अब हिचकिचाते हुए बोलता है, मिस्टर पैलेनबर्ग, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इस पोशन को खरीद सकूं। फरनान बोलता है, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है तुम्हारी फैमिली की पावर अभी डाउन हो चुकी है, लेकिन तुम एक अच्छे इंसान बनोगे क्योंकि तुम फाउंडिंग एम्पायर के ब्लड को कैरी करते हो। तुम इसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह ले सकते हो। एनेट मन में फरनान के बारे में सोच रहा होता है, फरनान के बारे में जो अफवाहें थी कि वो मनी के लिए काफ़ी ज़्यादा ग्रेडी है, मुझे वैसा तो नहीं लगता ये। तो अब एनेट फरनान को थैंक यू बोलते हुए बोलता है, मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगा जैसे कि आप एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे। अब हम फरनान को काफ़ी गुस्से में देखते हैं, वो मन में बोल रहा होता है, उस पोर्शन की कीमत काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर ये प्रोफेसी नहीं होती तो मैं इसे ये पोर्शन कभी नहीं देने वाला था। फरनान अब एनेट से बोलता है, तुम्हें अपने आप को लकी कंसिडर करना चाहिए क्योंकि मेरे दिनों में अगर कोई स्टूडेंट ऐसे ही इस जगह पे अगर दिखता तो उसे पनिशमेंट के लिए पकड़ लिया जाता। तुम्हें पता है मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ। एनेट अब डरते हुए बोलता है, ठीक है मिस्टर फेलनबर्ग, अब से मैं यहाँ पे नहीं आऊँगा। अब फेलनबर्ग बोलता है, अच्छा चलो ठीक है, तुम अब पोशन को पी लो। एनेट बोलता है, थैंक यू मिस्टर फेलनबर्ग, मैं इसके लिए आपको रिपे ज़रूर करूँगा। अब हम एनेट को देखते हैं जो कि पोशन को पी रहा था और उसके पीछे हम फरनान को देखते हैं जिसको काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो रहा होता है उस पोशन को देने के लिए। अब हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है, फरनान पैलेनबर्ग एनेट के साथ उस डंजन में एंटर कर जाता है और फरनान बोलता है, क्या ये सच में एक डंजन ही है? मैं जब से यहाँ पर आया हूँ अब तक हमारे ऊपर एक भी अटैक नहीं हुआ है और हमारे आसपास जो मैजिक लैंटर्न है उसमें कोई भी माना फील नहीं हो रहा मुझे। अब फरनान को पता चलता है कि ये लैंटर्न अपने आसपास से मानों का एब्जॉर्ब कर रहा है जो मैजिक इसे अब परमानेंट लैंटर्न बनाती है जिससे किसी भी माना क्रिस्टल की ज़रूरत नहीं। फरनान बोलता है, क्या उसने इस लैंटर्न को ऐसे ही छोड़ दिया? ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है। फरनान बोलता है, वो थोड़ा भोला है और स्टूपिड भी, वो वैसा नहीं है जैसा उसके बारे में प्रोफेसी में बताया गया है। क्या उसके ऊपर फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ना ठीक रहेगा? फरनान आगे मन में बोलता है, वो प्रोफेसी में काफ़ी इंजर्ड होने के बाद इस डंजन में एंटर गया था, लेकिन जैसे ही उसने इस डंजन में एंटर किया वो इस डंजन की सीढ़ियों से नीचे गिर गया क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उस समय इंजर्ड था। वो ठीक से सांस नहीं ले सकता था, उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी, इसलिए उसके पास जितने भी पोशन थे उसने वो सारे पी लिए। उसके उस पोशंस को पीने के बाद भी उसकी इंजरीज हील नहीं हो रही थी क्योंकि वो सारे पोशंस काफ़ी ज़्यादा लो क्वालिटी के थे। अब हम प्रोफेसी के एनेट को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड दिख रहा था, फिर भी प्रोफेसी का एनेट घायल होने के बाद भी चलता गया क्योंकि उसे कुछ अट्रैक्ट कर रहा था। उसके सामने एक तलवार थी जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशल थी। उस तलवार की खूबसूरती को देखने के बाद वो अपने पल की झपकाना भी भूल गया था। फिर जैसे ही एनेट ने उस तलवार को पकड़ा, उस तलवार से एक लैंटर्न बाहर निकलने लगी। उसके बाद एनेट बेहोश हो गया। फिर उसकी जब आंखें खुली तो वो डंजन में नहीं था, वो अकेडमी के पास एक गले में पड़ा हुआ मिला। अब हम फरनान को उस जगह पे देखते हैं जहाँ पर एनेट को उसकी तलवार मिली थी। वो उस जगह को देखकर बोलता है, यहाँ पे काफ़ी कम मैजिक के निशान हैं। उसके सामने एक पत्थर था, वो बोलता है शायद यहाँ पर ही वो तलवार रखी हुई थी और उसको तलवार मिलने के बाद वो बिना ट्रेस के यहाँ से डिसअपेयर हो गया। इन सभी सबूतों से तो यही पता चलता है कि प्रोफेसी जो है वो पूरी तरह से सच है। इसका मतलब उसके साथ जो प्रोफेसी में हुआ बताया गया था वो सब सच है। इस एपिसोड की लास्ट में हमें प्रोफेसी का एनेट और प्रोफेसी का फरनान दिखाया जाता है। जो फरनान था वो एनेट के सामने घुटनों पर बैठा हुआ था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।